Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to my channel. Here we are starting the 12th chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Nutrition, Health and Well-being, and this video is going to be part 3 from this chapter. So अगर आपने part 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा। इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं बच्चों के न्यूट्रिशन, हेल्थ और वेलबींग के बारे में, और ये पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जहाँ पे हमने इन्फेंसी में न्यूट्रिशन, हेल्थ और वेलबींग के बारे में पढ़ा है। प्री स्कूल एज के जो बच्चे होते हैं उनको कैसे न्यूट्रिशन दिया जाए, उनकी हेल्थ को कैसे ध्यान में रखा जाए, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। और आज हम पढ़ेंगे स्कूल एज बच्चों के बारे में, जो हमारे 7 to 12 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनकी न्यूट्रिशन, हेल्थ और वेलबींग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 और 2 में हमने इन्फेंसी को कवर किया और हमने प्री स्कूल को कवर किया। आज हम स्कूल एज चिल्ड्रन को कवर करेंगे जो 7 to 12 ईयर्स के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलबींग ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन 7 to 12 ईयर्स। स्कूल एज चिल्ड्रन टू आर एक्सट्रीमली एक्टिव फिजिकली। देखो, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं। विद द इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस आउट ऑफ द वे, द चाइल्ड इज़ नाउ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और अब जब कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं वो कम हो चुकी हैं, बच्चे को सारे वैक्सीन्स लग चुके हैं, तब बच्चा स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यू मे नोटिस दैट ग्रोथ पैटर्न इज़ रैदर स्लो नाउ। और आप ये नोटिस करोगे कि इस एज में जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ठीक है, इन्फेंसी में ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होती है, प्री स्कूल एज में थोड़ी कम होती है, और इस एज में आते आते ग्रोथ रेट थोड़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इंस्टेड बॉडी चेंजेस ऑकर ग्रेजुअली, स्पेशली फ्रॉम 9 to 10 ईयर्स ऑनवर्ड्स, व्हेन बॉयज़ एंड गर्ल्स शो डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स। हाँ, भले ही ग्रोथ धीमी हो जाती है, लेकिन जो बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं जब लड़के लड़कियां 9 to 10 ईयर्स के ऊपर होने लगते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए कौन कौन सी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है, ये जो पूरा ICMR ने रिकमेंड की है डाइट, जो ICMR ने न्यूट्रिएंट्स रिकमेंड किए हैं वो यहाँ पे पूरे दिए गए हैं। तो इस टेबल को एक बार से आप देख लेना कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और उनकी कितनी अमाउंट की ज़रूरत होती है। बॉयज़ के लिए देखो अलग अमाउंट है, गर्ल्स के लिए अलग अमाउंट है। ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि बॉयज़ फिजिकल वर्क गर्ल्स की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। देखो, ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चे की ग्रोथ तो बहुत तेज़ी से नहीं हो रही होती है, लेकिन बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, और इस समय बॉडी में एनर्जी होना बहुत ज़रूरी होता है। इस समय एनर्जी को बचा के रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर द सेम फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अप टू द एज ऑफ 9 ईयर्स, आफ्टर विच देयर इज़ अ चेंज इन सम ऑफ द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखो, 9 ईयर्स तक तो लड़के और लड़की दोनों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सेम होती हैं, लेकिन 9 ईयर्स के बाद लड़के और लड़कियों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो न्यूट्रिशन की, वो थोड़ी सी चेंज होने लगती हैं। यू मे रिकॉल दैट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर गर्ल रिमेन ऑलमोस्ट द सेम थ्रू आउट, बट दे नीड इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, आयरन एंड कैल्शियम टू हेल्प बोन ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर मिनाक। देखो, लड़कियों की एनर्जी रिक्वायरमेंट 9 ईयर्स तक जैसी होती है बाद में भी वैसी ही रहती है, लेकिन प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि बोन्स को भी ग्रोथ की ज़रूरत होती है, और साथ में बच्चे लड़कियों के अंदर जो मिनाक वाला पीरियड आ रहा होता है उसके लिए भी लड़की को रेडी रहना पड़ता है। इस वजह से आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 9 ईयर के बाद गर्ल्स में ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लड़कों को कैलोरीज की ज़रूरत इस एज में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है जब वो 10 to 12 ईयर्स के होते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चा एडोलसेंस में पहुंचने वाला होता है, और
उसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो रही होती है, ठीक है। लड़के की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है, तो इसी वजह से इसको कैलोरीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पे लड़कियों को प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत इस पीरियड में ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद है प्लानिंग डाइट फॉर स्कूल एज चिल्ड्रन। स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए कैसे डाइट को आप प्लान कर सकते हो, कैसे एक बैलेंस्ड डाइट प्लान कर सकते हो। फॉलोइंग ऑल एस्पेक्ट्स एंड गाइडलाइंस ऑफ डाइट प्लानिंग फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, इट मे अपीयर दैट बाय स्कूल एज द चिल्ड्रन स्टैब्लिश अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ फूड इनटेक। देखो, हमने प्री स्कूल ईयर में इतने ज़्यादा गाइडलाइंस को फॉलो किया है कि आपको लग सकता है कि अब तो बच्चा सीख ही चुका होगा कि कैसे हेल्दी मील लेना है, कैसे अच्छे हेल्दी फूड्स खाने हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बच्चा सीख तो चुका होता है, उसको पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या उसके लिए हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। लेकिन फिर भी इस ईयर में भी पेरेंट्स को बच्चे के लिए एक बैलेंस्ड मील प्लान करनी होती है और बहुत सारे चीज़ें दिमाग में रख के प्लान करनी होती है। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे बच्चे के लिए, जो हमारा स्कूल एज वाला बच्चा है, उसके लिए बैलेंस्ड मील प्लान होगी। तो पहला है एम फॉर वैरायटी। सबसे पहला तो वैरायटी का आप ध्यान रखो कि बच्चे का जो मील है उसमें बहुत सारी वैरायटी हो। वी नो दैट नो सिंगल फूड कैन प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द अमाउंट द चाइल्ड नीड्स एवरी डे। हमें पता है कि कोई भी एक सिंगल फूड वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकता जो कि बच्चे को डेली ज़रूरत होते हैं। The most consistent nutrition message therefore is to eat a variety of food। तो अगर सारे nutrients बच्चे को आपको देने हैं तो उसका जो foods है उसमें variety होनी चाहिए। Variety also increases the likelihood of accepting new foods। और अगर वैरायटी होगी तो बच्चा न्यू फूड्स को एक्सेप्ट करना सीखेगा, उसे पता होगा कि अच्छा ये खाना कैसा टेस्ट देता है, कैसी इसकी स्मेल होती है, और फिर वो नई नई चीज़ें खाना सीखेगा और उसको शायद अच्छा भी लगे जब उसके सामने अलग अलग वैरायटी के फूड आए, वो इंटरेस्ट लेके खाए भी। फिर है इंश्योर गुड न्यूट्रिशन। वैरायटी आपको ध्यान रखनी है, लेकिन वैरायटी के साथ साथ आपको न्यूट्रिएंट्स का भी ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि वैरायटी के चक्कर में जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं बच्चे को वो ना मिल पाए। वी नो दैट चिल्ड्रन एट दिस एज नीड मोर प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन एंड आयोडीन। हमें पता है इस एज में बच्चे को प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और आयोडीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। दे मस्ट बी इनकरेज टू ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट, होल ग्रेन्स। तो इसी वजह से बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ग्रेन्स को खाए, जितने भी अनाज हैं उनको खाए, दालें वगैरह खाए। These improve the macronutrient density in their diets and reduce the risk of diseases like cardiovascular and diabetes। तो इस वजह से क्या होगा, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत है बच्चे के अंदर वो पूरी होगी, ठीक है। और जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस की संभावना है वो कम हो जाएगी। बच्चे को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे को डायबिटीज़ नहीं होगी, ठीक है। Iodized salt, as mentioned earlier, is the easiest way to avoid आयोडीन डेफिशिएंसी। और पहले भी बताया जा चुका है कि अगर आयोडाइज सॉल्ट बच्चे को दिया जा रहा है तो उसको आयोडीन डेफिशिएंसी से रिलेटेड जो डिजीज़ेस होती हैं वो नहीं होंगी। इसके बाद है लिमिट इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट, सॉल्ट एंड शुगर। आपको पता है कि इस एज में जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है। मेंटेन कैलोरीज फ्रॉम फैट टू 20% ऑफ टोटल कैलोरीज। तो इस एज में बच्चे को जो टोटल कैलोरीज मिलती हैं उसका 20% बस फैट से मिलना चाहिए। ऐसी डाइट जिसमें फ़ैट और शुगर ज़्यादा है वो क्या करती है, वो बच्चे में ऑबसिटी के रिस्क को बढ़ा देती है, बच्चा मोटा होने लगता है और फिर मोटापे से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बच्चे में देखने को मिल सकती हैं बाद में आगे चल के, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और अगर किसी फूड में शुगर बहुत ज़्यादा है तो उससे दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बच्चे को हो सकती है। अ हाई सोडियम इंटेक में इंक्रीज ब्लड प्रेशर लीडिंग टू मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ स्ट्रोक, किडनी एंड कोरोनरी डिजीज़। तो अगर बहुत ज़्यादा सोडियम भी खाने में
बच्चा ले रहा है उसकी डाइट में बहुत ज़्यादा सोडियम है, तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, कोरोनरी डिजीज़ हो सकती है, और बच्चे को स्ट्रोक का भी रिस्क रहता है। ठीक है। और आपको पता है कि आजकल ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चों में भी देखने को मिल रही हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरिंग ईटिंग ब्रेकफास्ट। देखो बच्चे को ये आदत डलवानी चाहिए कि वो रेगुलरली डेली ब्रेकफास्ट ले। इट शुड कंटेन मोर ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी। और ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रोटीन एनर्जी ज़्यादा हो। आफ्टर द लॉन्ग नाइट्स फास्टिंग द चाइल्ड शुड नेवर बी अलाउड टू स्किप ब्रेकफास्ट। देखो एक होता क्या है कि डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में एक लंबा गैप होता है, बच्चा पूरी रात भूखा रहता है। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चा ब्रेकफास्ट स्किप ना करे। स्किपिंग ब्रेकफास्ट विल नेगेटिवली अफेक्ट हर हिज फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस एंड द लॉस ऑफ कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी मेड अप लेटर इन द डे। और अगर बच्चा ब्रेकफास्ट नहीं ले रहा है या ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा है तो इसका नेगेटिव असर पड़ेगा उसकी फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस पे। बच्चे में कैलोरीज की कमी हो जाएगी और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी हो जाएगी। ठीक है। और फिर बच्चे का जो पूरा दिन है ना वो ख़राब हो जाएगा, बच्चा पूरा दिन उन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद है इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन मील प्लानिंग। जब भी आप बच्चे के लिए मील प्लान कर रहे हो तो उस बच्चे को भी इन्वॉल्व करो जिसके लिए मील प्लान हो रहा है। एज चिल्ड्रन ग्रो ओल्डर दे कैन बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग देयर मील। इट विल मेक हेल्दी ईटिंग इंटरेस्टिंग फॉर देम। इससे बच्चे को जो खाना है वो उसके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बच्चा अपने लिए हेल्दी डाइट खुद प्लान करना भी सीख जाएगा, उसको पता चलेगा कि क्या उसके लिए हेल्दी है क्या अनहेल्दी है। अमृता हैज़ एन 8 year old सन एंड 10 year old डॉटर। अमृता के पास दो बच्चे हैं, 8 साल का उसका बेटा है, 10 साल की उसकी बेटी है। शी टॉक्स टू दैम अबाउट मेकिंग चॉइसेस एंड प्लानिंग बैलेंस्ड मील। और जब भी वो उनके लिए मील प्लान करती है वो उनसे पूछती है और उनको इन्वॉल्व करती है मील प्लानिंग में। शी इवन टेक्स दैम अलॉन्ग टू बाई इंग्रेडिएंट्स एट द सेम टाइम शी टीचेस दैम व्हाट टू चेक वाइल बाइंग रॉ फूड मटेरियल। वो जब भी बाज़ार जाती है इंग्रेडिएंट्स खरीदने तभी भी वो बच्चों को अपने साथ लेके जाती है और उन्हें बताती है कि कौन सा सामान किस रॉ मटेरियल से बना है। ठीक है। और कौन सा रॉ मटेरियल उनके लिए हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है। ठीक है। और कैसे रॉ मटेरियल को चेक किया जा सकता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, ये सब अमृता अपने बच्चों को बताती रहती है। डोंट यू थिंक शी मेक्स द टास्क ऑफ सर्विंग दैम न्यूट्रिशियस मील अट्रैक्टिव। क्या आपको नहीं लगता कि बच्चों को वो न्यूट्रिशियस मील तो दे रही है, साथ ही साथ वो बच्चे के लिए ये काम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से कर रही है कि बच्चा खुद इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। Besides, encourage children in age appropriate task of cooking their meals and serving। और इसके साथ साथ ही बच्चों को खाना बनाना भी सिखाना चाहिए, मतलब उनकी एज के हिसाब से, जो उनकी एज हो उस तरह से उनको अपने साथ रखना चाहिए जब आप खाना बना रहे हो, जब सर्व कर रहे हो तो। दे ऑफन गेट एक्साइटेड एंड डेवलप हेल्दी एंड पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ फूड। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर फूड के लिए एक हेल्दी एंड पॉजिटिव कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है। बच्चा फूड को पॉजिटिवली ट्रीट करने लगेगा। ठीक है। Besides following the guidelines for planning balanced diet, you may refer to Table 8 for the quantities of food to be consumed by school-going children as recommended by ICMR। तो ये जो गाइडलाइन है वो तो आप फॉलो कर ही सकते हो, साथ ही साथ ICMR ने जो डाइट रिकमेंड की है कि किस एज के बच्चे को कौन सा फूड कितने अमाउंट में देना चाहिए वो भी आप देख सकते हो, उसके हिसाब से भी आप डाइट प्लान कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टेबल नंबर 8 में दिया गया है, देखो 5 फूड ग्रुप्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला है सीरियल्स एंड मिलेट्स। इसमें देखो 7 to 9 ईयर्स के बच्चों के लिए जो इसकी क्वांटिटी है वो 180 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है। हर मील में, ठीक है, हर मील में ऐसा करना है।
और उसके बाद तुम्हारा 10 to 12 ईयर्स के जो बॉयज़ हैं उनके लिए 300 और गर्ल्स के लिए 240 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद पल्सेस एंड लेग्यूम्स की बात हो रही है तो सबके लिए 60 ग्राम इनका अमाउंट होना चाहिए। फिर मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट्स की बात हो रही है तो 500 ग्राम डेली बच्चे को देना चाहिए मिल्क, ठीक है, मतलब आधा लीटर मिल्क बच्चे को डेली देना चाहिए। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात हो रही है तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, जैसे रूट्स वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, अदर वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, तो इनका अमाउंट भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद शुगर्स और फैट्स की बात है। देखो शुगर एकदम कम अमाउंट में दिया जा रहा है। देखो 20 ग्राम शुगर 7 to 9 ईयर के बच्चे के लिए और 30 ग्राम शुगर 10 to 12 ईयर के बॉय और गर्ल के लिए। फैट्स में भी यही है कि 30 ग्राम फैट 7 to 9 ईयर के बच्चे के लिए और 35 ग्राम फैट 10 to 12 ईयर के बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, ठीक है, दोनों के लिए 35 ग्राम फैट देना चाहिए। तो ये डेली का डाइट है, ठीक है, एक मील नहीं है, एक टाइम की ये मील नहीं है, ये डेली बच्चे को इतना ग्राम चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में चीज़ें बच्चे को मिलनी चाहिए, ठीक है। Amrita and Ankit are very particular about serving 3 balanced meals and 2 healthy snacks to their school age children. अमृता और अंकित क्या करते हैं, अपने स्कूल एज बच्चों को 3 टाइम बैलेंस्ड मील भी देते हैं और बीच बीच में 2 हेल्दी स्नैक्स भी देते हैं। लेट अस व्यू द डाइट प्लान प्रिपेयर्ड फॉर देम फॉर टुडे। तो हम देखते हैं कि आज उन्होंने अपने बच्चे के लिए क्या डाइट प्लान की है और आप भी इस डाइट का रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में इन्होंने क्या दिया, दूध और कॉर्नफ्लेक्स दिया, साथ ही में इन्होंने रवा का उपमा दिया बच्चे को और एक फ्रूट दिया, कोई भी सीजनल फ्रूट, एप्पल हो सकता है या कोई भी फ्रूट हो सकता है। फिर है स्कूल टिफ़िन। स्कूल टिफ़िन में ये क्या दे रहा है, ग्रिल्ड सैंडविच विद एग फीलिंग for their daughter but paneer filling for the son who is allergic to egg and fruit। तो इन्होंने सैंडविच बनाया, एग फीलिंग वाला जो सैंडविच था वो उनकी बेटी के लिए था और जो पनीर फीलिंग वाला सैंडविच था वो उनके बेटे के लिए था, साथ में इन्होंने फ्रूट भी दिया बच्चों को, ठीक है। इसके बाद है लंच। लंच में इन्होंने देखो क्या बनाया, वेजिटेबल पुलाव, टोमेटो रिंग्स एंड ककम्बर स्टिक्स फॉर सैलड एंड बटर मिल्क। तो पुलाव इन्होंने दिया वेजिटेबल का और साथ ही कुछ सैलड भी दिए और फिर इन्होंने बटर मिल्क दिया बच्चे को। उसके बाद इवनिंग स्नैक्स में देखो बॉइल्ड पोटैटोज एंड मूंग स्प्राउट चाट। चाट बनाया इन्होंने बॉइल्ड पोटैटोज और मूंग की दाल से, ठीक है। उसके बाद है डिनर। डिनर में इन्होंने क्या दी, चने की दाल दी, ठीक है, और चिकन करी दिया, ओकरा एंड अनियन वेजिटेबल, चपाती एंड रॉ सैलड, ठीक है। तो इन्होंने दाल दिया या चिकन करी दिया, दाल भी दे सकते हो, चिकन करी भी दे सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने, दोनों में से कोई एक चीज़ उन्होंने दी और साथ ही में ओकरा और अनियन की वेजिटेबल बनाई और चपाती, साथ में सैलड। ये था बच्चों का डिनर। In rural areas, the breakfast may consist of items such as upma, potu, idli or dosa और appams इन द साउथ। तो साउथ के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे उपमा, पोटू, इडली, डोसा दिया जा सकता है, सर्व किया जा सकता है। और नॉर्थ एरिया में क्या दिया जा सकता है, पराठा विद बटर मिल्क या पूड़ी, पोटैटो, ठीक है, पूड़ी और साथ में पोटैटोज। तो ये नॉर्थ में सर्व किया जाता है। इसके साथ कुछ और भी स्नैक्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं, जैसे जैक फ्रूट यानी कि कटहल और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको मिला के चावल के आटे में भरा जा सकता है और फिर इसको पकाया जा सकता है, ठीक है, इसको स्टीम भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है मुरुक्कू। मुरुक्कू इज़ अनदर आइटम दैट कैन बी सर्व्ड एज अ स्नैक फॉर ओल्डर चिल्ड्रन। तो जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए मुरुक्कू भी स्नैक के रूप में सर्व किया जा सकता है। In tribal areas, emphasis is placed on foods gathered from the forest, such as nuts, berries, and other fruits and flowers obtained from tree.
और जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो खाना है वो कैसे इकट्ठा किया जाता है, जंगल से इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पे पेड़ से वो फ्रूट्स इकट्ठा करते हैं, बेरीज नट्स इकट्ठा करते हैं और उसको खाते हैं। लंच एंड डिनर कैन कंसिस्ट ऑफ चपाती एंड राइस, अ पर्स दाल प्रिपरेशन एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन। तो अब लंच और डिनर ट्राइबल एरिया में कैसे प्रिपेयर होता है, ये लोग राइस की चपाती बनाते हैं, दाल भी प्रिपेयर कर लेते हैं और जो इन्होंने वेजिटेबल इकट्ठा की थी जंगल से, उसको भी ये प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना मील प्लान करते हैं ट्राइबल एरिया में। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डाइट इनटेक ऑफ प्री स्कूल एज एंड स्कूल एज चिल्ड्रन। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि प्री स्कूल एज चिल्ड्रन और स्कूल एज चिल्ड्रन की डाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? तो देखो, सबसे पहला फैक्टर यहाँ पे बताया गया है फैमिली इन्वॉल्वमेंट। Put simply, families that use positive parenting practices encourage total well-being of children। देखो, जहाँ पे भी जिस भी फैमिली में पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस होंगी, बच्चे को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में पाला गया होगा, वहाँ बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे से पलेगा, अच्छे से बढ़ेगा। We generally observe that with or without conscious effort, the family guides and shapes the food preference and establishes the food pattern of देयर स्कूल चिल्ड्रन। देखो, जानबूझ के कहो या अनजाने में कहो, जो भी हम फूड पैटर्न्स फॉलो करते हैं ना, वो हमें हमारी फैमिली से ही मिलते हैं। हमारे फूड की चॉइस पे हमारी फैमिली का असर पड़ता है। पेरेंट्स शुड देयरफॉर एक्वायर प्रॉपर न्यूट्रिशनल नॉलेज एंड इनकॉर्पोरेट इट इनटू प्लानिंग डाइट्स फॉर देयर चिल्ड्रन। तो इस वजह से जो पेरेंट्स हैं उनको न्यूट्रिशनल नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चे के लिए एक अच्छा मील प्लान कर पाए। Eating together in a comfortable and happy atmosphere is conducive to good eating habits and nutrient intake। और जिस भी फैमिली में सब लोग एक साथ खाना खाते हैं, अच्छे हैप्पी एटमॉस्फेयर में, कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में खाना खाते हैं, वहाँ पे बच्चे जो है अच्छी ईटिंग हैबिट्स को सीखते हैं। ठीक है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। इसके बाद है मीडिया का भी असर पड़ता है हमारे खाने पीने पे, प्री स्कूल एज और स्कूल एज वाले बच्चों के खाने पीने पे। टीवी कमर्शियल्स एंड देयर फेवरेट फिल्म स्टार इंडोर्सिंग द प्रोडक्ट्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। देखो, जो टीवी पे एड्स आते हैं और अगर बच्चे का कोई फेवरेट फिल्म स्टार किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहा है, किसी भी फूड को प्रमोट कर रहा है, तो बच्चे भी उसको खाना पसंद करते हैं। बच्चे अपने आप उस फूड की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। मोर एक्सप्लोजर, मोर इंडिपेंडेंस एंड अबव ऑल मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैची स्लोगन स्टेम्स चिल्ड्रन ऑफ दिस एज। तो जो बहुत कैची स्लोगन्स होते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा उस फूड की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अट्रैक्टेड बाय द मैसेज कन्वेड बाय कमर्शियल्स, दे इंसिस्ट ऑफ फूड्स विच आर लो इन फाइबर एंड हाई इन शुगर, फैट एंड सोडियम। तो कभी कभी कुछ मैसेजेस से बच्चे इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो अनहेल्दी फूड की तरफ भी जाने लगते हैं, जो कि फाइबर में कम होते हैं लेकिन उनमें शुगर, फैट और सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। Similarly, an attractive display of foods with harmful additives during festivities influences their between meals snacking, which in turn lessen their appetite फॉर प्रॉपर मील्स। अब देखो, होता क्या है कि जब भी फेस्टिवल वाले सीजन्स आते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे फूड्स बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बच्चों के लिए, जिसमें कुछ ऐसे एडिटिव्स मिलाए गए होते हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं, और बच्चे उनको लगातार खाते रहते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में लगातार खाते रहते हैं, और ये स्नैक्स खाने से बच्चे की जो भूख है ना, वो कम होने लगती है, बच्चे को भूख ही नहीं लगती। A conducive family environment would help to combat this issue। तो अगर फैमिली इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है तो इस तरह के इश्यूज़ को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है पीयर्स। हमारा जो फ्रेंड सर्कल है उसका भी हमारे खाने पीने पे असर पड़ता है। एज अ चाइल्ड इंटर्स स्कूल, देयर इज़ अ चेंज ऑफ डिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंटल स्टैंडर्ड्स
टू दोज सेट बाय द पीयर ग्रुप। अब देखो, जैसे ही बच्चा स्कूल में जाता है तो जो भी पेरेंट्स ने स्टैंडर्ड सेट किए थे वो थोड़े थोड़े चेंज होने लगते हैं, ठीक है। अब पीयर ग्रुप का भी हमारे ऊपर असर पड़ने लगता है। पहले तो हमारी फैमिली का ही सिर्फ असर पड़ रहा था हमारे ऊपर, लेकिन अब हमारे पीयर ग्रुप का भी असर हमारे ऊपर पड़ने लगता है। सो फूड इनटेक मे डिफर फ्रॉम व्हाट इज़ फॉलोड एट होम ड्यू टू पीयर इन्फ्लुएंस। तो जो हेल्दी हैबिट्स या जो भी हैबिट्स हमने अपने घर पे सीखी थी ना, वो धीरे धीरे थोड़ी सी चेंज होने लगती है पीयर इन्फ्लुएंस की वजह से। एडिक्वेसी इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स डज नॉट डिपेंड on what food is available to children of this age but on what their friends eat। अब देखो, इस समय बच्चा ये नहीं देखता कि क्या फूड अवेलेबल है उसके लिए, ठीक है। वो ये देखता है कि उसके फ्रेंड्स क्या खा रहे हैं, जो उसके फ्रेंड्स खा रहे हैं उसको वो चाहिए, वो वही खाएगा, भले ही वो उसके लिए अवेलेबल हो या ना हो, उसके लिए सुटेबल हो या ना हो। चिल्ड्रन यूजुअली ईट वेल इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। और आपने देखा होगा कि जब भी लंच टाइम होता है स्कूल में तो बच्चे ग्रुप बना के खाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि बच्चे जब अपने फ्रेंड्स की कंपनी में होते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से खा लेते हैं। द टिफ़िन गिवन फॉर स्कूल इज़ ऑफन फिनिश्ड। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो टिफ़िन दिया जाता है बच्चे को, बच्चे उसको अक्सर फिनिश भी कर देते हैं जब वो ग्रुप में बैठते हैं। तो when they eat along with their peers they are willing to eat new foods which they otherwise refuse। और कभी कभी देखो, इसका पॉजिटिव असर भी पड़ता है। कभी कभी बच्चा वो भी खाना खा लेता है जो कि घर पे वो नहीं खा पाता, जो कि घर पे शायद वो खाने से मना कर देता है, लेकिन स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ वो उस खाने को भी खा लेता है। इन ऑर्डर टू प्रमोट a positive attitude towards good food habits in preschoolers it is best to have group settings। तो अगर आप चाहते हो कि प्री स्कूल एज में ही बच्चे के अंदर अच्छी फूड हैबिट्स आए तो उसके ग्रुप्स को अच्छे से सेट करो, ठीक है। उसके ग्रुप में जो बच्चे हैं उनके टिफ़िन्स में भी आप ध्यान दो कि वो बच्चा क्या लेके आता है, या बच्चों से पूछो कि आज आपका फ्रेंड टिफ़िन में क्या लेके आया था, ठीक है। इसके बाद है सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस। हमारे जो कल्चर है उसका भी असर पड़ता है हमारे फूड पे, हमारी डाइट पे। एवरी रीजन हैज़ इट्स टिपिकल फूड्स एंड फ्लेवर्स। देखो, हर स्टेट, हर रीजन के अपने अलग अलग फूड्स होते हैं, अपना अलग अलग फ्लेवर होता है। द फैमिली यूजुअली सर्व द सेम फूड टू यंग चिल्ड्रन दैट एडल्ट्स ईट। और यहाँ पे फैमिली वही सेम फ्रूट या फूड बच्चों को भी देती है जो कि एडल्ट्स खाते हैं। ईटिंग विद द फैमिली एनकरेजेस चिल्ड्रन टू लाइक फूड टिपिकल ऑफ देयर ओन रीज़न एंड ऑल्सो ऑफ अदर रीजन्स। तो यहाँ पे जब वो फैमिली के साथ बैठ के बच्चा खाता है तो उसको अपने स्टेट का, अपने रीज़न का फूड ही खाने को मिलता है जिसको वो खाता है। कभी कभी उसको अदर रीजन्स के भी फूड मिलते हैं, जैसा मतलब उसकी फैमिली में खाना बनेगा, जिस भी स्टेट का फूड वहाँ पे बनेगा, जिस भी तरह का फूड बनेगा बच्चा वही फूड खाएगा, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल, चिल्ड्रन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया enjoy eating southern dishes such as idli and dosa with relish, while children in southern state like parathas and rajma rice of the north। तो देखो, कई बार ऐसा देखा गया है कि ज़रूरी नहीं कि जिस रीजन में आप रह रहे हो या जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो आप उसी स्टेट का फूड प्रेफर करो। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो नदर्न साइड के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो इडली डोसा खाते हैं, ठीक है, उनकी फैमिली में इडली डोसा बनता है। और जो सदर्न स्टेट्स के बच्चे होते हैं या फैमिलीज़ होती हैं वो पराठा खाती है, राजमा राइस खाती है, ठीक है। जबकि ये दोनों जो फूड्स हैं, पराठा और राजमा राइस, ये कहाँ का है, नॉर्थ का है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो खाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एराटिक एपेटाइट। देखो, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कभी कभी बच्चा जो फूड बहुत ही इजीली खा लेता है वही फूड वो दोबारा नहीं खाता, या किसी और दिन आप उसको वही फूड दोगे तो वो नहीं खाएगा, ठीक है। या एक समय में एक ही फूड खाएगा, दूसरे को खाने से मना कर देगा, ठीक है। अगर दो चीज़ें सर्व की जा रही हैं तो बच्चा एक खाएगा, एक खाने से मना कर देगा। ऐसा होता है जनरली, लेकिन इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है बच्चे का मूड थोड़ा सा ऑफ हो, उसके मूड में चेंजेस हो रहे हों जिस वजह से वो ऐसा करता है, ठीक है। लेकिन इस समय पेरेंट्स को बच्चे को किसी तरह का लालच या पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, ठीक है। बच्चे का
अगर मन कर रहा है तो उसे खाने देना चाहिए, नहीं मन कर रहा है तो उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा अक्सर बच्चे के साथ होता है जब उसकी भूख थोड़ी सी अनियमित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है हेल्दी हैबिट्स। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे की डाइट इनटेक को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं जो कि बच्चे के अंदर होनी चाहिए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट गुड हेल्थ इज़ अ ब्लेंड ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। अब आप समझ गए हो कि गुड हेल्थ का क्या मतलब है। खाली फिजिकली हेल्दी होना ही हम गुड हेल्थ में नहीं कंसीडर कर सकते, हमारी इमोशनल हेल्थ को भी ध्यान में रखा जाता है, हमारी मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखा जाता है। Besides adequacy of food in terms of nutrients, school children need to develop some healthy habits. तो हमने ये तो पढ़ लिया कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स देते हैं, लेकिन साथ ही साथ बच्चे को ये समझाना भी ज़रूरी है कि वो कैसे अपने अंदर हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है स्टैब्लिश सेंसिबल ईटिंग हैबिट्स। तो सबसे पहले बच्चे को क्या डेवलप करना है अपने अंदर, कुछ सेंसिबल ईटिंग हैबिट्स डेवलप करनी है। Children at this age sometimes turn into munching machines glued to the TV and having no physical activity. कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं कि बच्चे एकदम चिपक के बैठ जाते हैं टीवी के साथ और वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। राधा एंड मनोज हैव एन इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर अ सिचुएशन लाइक दिस। अब राधा और मनोज जो कि पेरेंट्स हैं, इनके पास एक बहुत ही अच्छा इनोवेटिव सोल्यूशन है इस सिचुएशन से निकलने के लिए। They prepare a bowl of fruit and vegetable salad with lots of lettuce leaves, some nuts, sprouts, boiled chickpeas, steamed beans or carrot, tofu or paneer chunks. Add some interesting dressings and serve this in plenty. तो राधा और मनोज ने क्या किया, फ्रूट और वेजिटेबल का सैलड बनाया जिसमें उन्होंने कुछ सैलड के लिए लेट्यूस लीव्स ली, उसमें उन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए, स्प्राउट्स ऐड किए, जो दालें हैं तरह तरह की, बीन्स हैं, इसको ऐड किया, कैरेट को ऐड किया, पनीर चंक्स को ऐड किया और उसको बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से सजाया और बच्चे को सर्व किया। दे कीप चेंजिंग द कॉम्बिनेशन गिविंग दैम फैंसी नेम्स। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये नट्स का, स्प्राउट्स का, बीन्स का, कैरेट का, पनीर का, इसको ये लगातार चेंज करते रहते थे और इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम देते रहते थे ताकि बच्चा इंटरेस्ट के साथ इसको खाए। ठीक है, कभी कभी नाम से भी बच्चा क्या हो जाता है, इंटरेस्टेड हो जाता है उस फूड में। ठीक है, तो ये तरीका उन्होंने अपनाया कि कैसे बच्चे के अंदर एक अच्छी ईटिंग हैबिट डेवलप की जाए। इसके बाद है इनकरेज फिजिकल एक्टिविटी। कैसे बच्चे को इनकरेज किया जा सकता है फिजिकल एक्टिविटी के लिए। हेल्दी ईटिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी गो हैंड इन हैंड। देखो, अगर आप खाली अच्छा खा रहे हो लेकिन फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो तो आपकी हेल्थ पे कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। तो हेल्दी ईटिंग भी ज़रूरी है, साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। मॉडरेट एक्टिविटी ऑफ 45 to 60 मिनट्स प्रमोट गुड हेल्थ। अगर आप सिर्फ 45 to 60 मिनट्स की भी एक्टिविटी कर लेते हो, फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हो, तभी भी आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है। लिमिट टेलीविजन वॉचिंग एंड इनकरेज स्पोर्ट्स। तो आप क्या कर सकते हो, टेलीविज़न देखना थोड़ा सा कम कर सकते हो, स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले सकते हो। चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू टेक पार्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी। तो पेरेंट्स द्वारा बच्चे को इनकरेज किया जाना चाहिए कि वो स्कूल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और जो भी उनके आसपास कम्युनिटी में, उनकी कॉलोनी में जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो उसमें भी बच्चा पार्टिसिपेट करे। Parents have to be a model on active lifestyle and healthy eating patterns. देखो, बच्चा पेरेंट्स को देख के ही सीखता है। अगर पेरेंट्स बच्चे को खेलने के लिए इनकरेज कर रहे हैं तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि कभी कभी वो भी बच्चे के साथ जाएं, कोई खेल अगर बच्चा खेल रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करें। और बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स के भी जो ईटिंग पैटर्न्स है ना, वो थोड़े से हेल्दी होने चाहिए। अगर पेरेंट्स अच्छा खाएंगे तो बच्चा भी उनको देख के अच्छा खाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इंश्योर फूड सेफ्टी। चिल्ड्रन शुड बी ट्रेन टू ईट अंडर हाइजेनिक कंडीशन। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि वो
साफ सुथरी जगहों पे खाएं, साफ सुथरे फूड्स को खाएं। फूड कंज्यूम्ड शुड बी क्लीन एंड सेफ बिफोर ईटिंग। जो भी खाना वो खा रहे हैं अगर उसको धुला जा सकता है, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, तो बच्चे उसको धुल के खाएं। दे मस्ट वॉश देयर हैंड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। माई नेबर्स इन्वॉल्व देयर चिल्ड्रन इन वॉशिंग, कटिंग, मिक्सिंग एंड कुकिंग अंडर देयर सुपरविजन। देखो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ जब भी वो वेजिटेबल को वॉश कर रहे होते हैं, कट कर रहे होते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं या कुक कर रहे होते हैं। तो ठीक है कि बच्चा भी सीखे कि कैसे वेजिटेबल को धोना है, मिक्स करना है, कट करना है, कुक करना है। इट हैज़ बिकम देयर हैबिट टू प्रिपेयर एंड ईट फूड अंडर हाइजेनिक कंडीशन। ऐसे क्या होगा, ऐसे बच्चा सीखेगा कि कैसे फूड को अच्छे से धोना है, अच्छे से खाना है और अच्छे से हाइजीनिक कंडीशंस में प्रिपेयर करना है। इसके बाद नेक्स्ट है इंश्योर कंट्रोल ओवर क्वांटिटी इनटेक। बच्चा जितना खाना खा रहा है, बच्चे के खाने की क्वांटिटी को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि बच्चा बहुत ज़्यादा खा ले और ऐसा ना हो कि बच्चा बहुत कम ही खाए। तो क्वांटिटी पे भी ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को। चिल्ड्रन ऑफ 9 to 12 ईयर्स कैन गॉज हाउ हंग्री दे आर। वी मस्ट नेवर फोर्स दैम फॉर मोर इफ़ दे डू नॉट वॉन्ट टू ईट। देखो 9 to 12 ईयर का बच्चा ये समझ सकता है कि वो कितना भूखा है या कितना भूखा नहीं है। अगर वो नहीं खाना चाहता तो पेरेंट्स को उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। डूइंग सो विल ओवरराइड देयर फीलिंग ऑफ फुलनेस। देखो ऐसा करने से बच्चा बिल्कुल भी ये फील नहीं कर पाएगा कि उसका पेट कब भरा। ठीक है, उसको अपनी भूख का अंदाज़ा नहीं मिल पाएगा अगर पेरेंट्स उसको ज़बरदस्ती खिलाते हैं तो। फूड शुड नॉट बी यूज एज अ वे ऑफ शोइंग लव। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स अगर बच्चे को पनिशमेंट देते हैं तो कहते हैं आज तुमको खाना नहीं मिलेगा, या अगर बच्चे ने कुछ अच्छा किया होता है तो कुछ अच्छा पका के पेरेंट्स खिलाते हैं बच्चे को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फूड वो तरीका नहीं है जिससे आप बच्चे को प्यार दिखाओ या पनिशमेंट दो। ठीक है, प्यार और पनिशमेंट के लिए कोई अलग तरीका आप ढूंढ लो। फूड के थ्रू प्यार और पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए बच्चे को। बिसाइड्स कीपिंग अ मील इज़ नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज द चाइल्ड इज़ हेल्दी। अगर बच्चा हेल्दी है और वो कोई मील स्किप कर दे रहा है कभी, तो ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो स्किपिंग मील है ये उसकी हैबिट नहीं बन जानी चाहिए। अब ऐसा ना हो कि बच्चा रोज़ ही ब्रेकफास्ट स्किप करने लगे, नहीं। अगर एक दो बार ऐसा हो रहा है कि वो ब्रेकफास्ट नहीं खा रहा तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर बच्चा हेल्दी है तो। लेकिन रोज़ उसकी आदत में ऐसा नहीं आना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इश्यूज ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन। स्कूल एज चिल्ड्रन के हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड कौन कौन से प्रॉब्लम होते हैं। With the concerted efforts of parents in following immunization schedules and healthy nutrition pattern, the child by this time is strong enough to fight occasional colds and cough। देखो इस समय तक बच्चे को सारी वैक्सीन्स दिलाई जा चुकी होती हैं। इस समय तक बच्चे को इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशन दिया जा चुका होता है पेरेंट्स के द्वारा कि उनके अंदर इम्यूनिटी आ चुकी होती है कि वो नॉर्मल कोल्ड्स और कफ से अपने आप को बचा सके। ठीक है, यू मे नो दैट ओबेसिटी इज़ अ ग्रोइंग हेल्थ रिस्क अमॉन्ग चिल्ड्रन नाउ। आपको पता है कि आज के समय में ओबेसिटी जिसको हम मोटापा बोलते हैं, ये बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दिस इज़ लार्जली ड्यू टू अ डाइट रिच इन फैटी फूड्स, हाई इन सॉल्ट, लो इन फाइबर एंड बेवरेजेस विद एडेड शुगर। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि बच्चे जो फूड आजकल खा रहे हैं उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है लेकिन फाइबर बहुत कम है और शुगर भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, शुगर और सॉल्ट बहुत ज़्यादा बच्चा ले रहा है लेकिन फाइबर्स बहुत कम ले रहा है, जिसकी वजह से उसको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो रही है। नॉन एक्टिव लाइफ स्टाइल फर्दर कॉम्प्लीमेंट्स द सिचुएशन। और इसके साथ ही साथ आजकल जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा नॉन एक्टिव है। बच्चा फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं कर रहा। इससे इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है कि बच्चा फूड भी खराब ले रहा है, अनहेल्दी ले रहा है, साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहा है। तो ये जो ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा बढ़ रही है। The problem is more among children from higher socio-economic sections of our society। अब ये जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर रिच फैमिली के बच्चों में ही होती है। ठीक है,
Type 2 diabetes and hypertension, earlier rare among children, are becoming more common among youngsters nowadays. देखो, जो टाइप 2 डायबिटीज़ थी और जो हाइपरटेंशन था, ये बच्चों में पहले बहुत कम होता था, लेकिन आजकल ये यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है. दिस इज़ एट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ चाइल्डहुड ऑब्सिटी. अब इसकी वजह से भी बच्चे में मोटापा आ रहा है. ठीक है. अंडर न्यूट्रिशन स्टिल रिमेन्स अ सीरियस हेल्थ हजार्ड अमॉन्ग लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स. अब जब हम पुअर पीपल की बात करते हैं, ऐसे लोग जो कि लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है. देखो, ओबेसिटी कब होती है? वो ओवर न्यूट्रिशन की वजह से होती है, जब बच्चा बहुत ज़्यादा खाने लगता है. लेकिन अंडर न्यूट्रिशन तब होता है जब बच्चे को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती. और ऐसा किन लोगों में होगा? पुअर लोगों में होगा, पुअर लोगों के बच्चों में होगा. चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज गो टू स्कूल ऑन एन एम्प्टी स्टमक. जो बच्चे होते हैं जो कि पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो स्कूल भी जाते हैं तो खाली पेट जाते हैं. द रिजल्ट इज़ दैट देयर माल नरिश चिल्ड्रन आर नॉट लाइकली टू परफॉर्म वेल इन स्कूल. और इसकी वजह से बच्चा स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता. इंस्टेड दे आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टैलिटी. तो इस समय बच्चा बहुत ज़्यादा रिस्क वाले पीरियड में होता है, जहाँ पे उसको डिफरेंट डिजीज़ेस भी हो सकती हैं और उसकी डेथ भी हो सकती है. द मिड डे मील स्कीम MDMS इम्प्लीमेंटेड बाय आवर गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री लंच टू स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 1st to 8th. तो देखो, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, मिड डे मील स्कीम लाई, जिसके तहत जो बच्चे हैं जो कि क्लास 1 से लेके 8 तक में पढ़ते हैं, क्लास 8 तक के सभी बच्चों को क्या दिया जाए? फ्री लंच दिया जाए. ठीक है. ताकि उनका पेट भर सके, ताकि उनकी स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी हो सके, ताकि उनके अंदर जो डिजीज़ेस हैं उनसे वो लड़ सके. ठीक है. उनको डिजीज़ेस से बचाया जा सके. इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या चलाया? मिड डे मील स्कीम चलाई, जिसके तहत आज भी हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चों को फ्री लंच दिया जाता है. किन बच्चों को? क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चों को. द स्कीम हैज़ शोन वेरी गुड रिजल्ट्स. अब इस स्कीम के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स सामने आए. Teachers report that classroom performance and attention spans of children have improved significantly. टीचर्स की जो रिपोर्ट गई गवर्नमेंट के पास, उससे ये पता चला कि बच्चों की क्लासरूम परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई है, साथ ही साथ बच्चे का जो अटेंशन स्पान है वो भी अच्छा हुआ है. बच्चा लंबे समय तक क्लास में ध्यान दे पा रहा था, वो पढ़ाई पे ध्यान दे पा रहा था. Not only has this increased school enrollment, but dropout rate has declined too. अब इससे क्या हुआ? इस स्कीम की वजह से स्कूल में जो बच्चे का इनरोलमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा हुआ. मतलब बहुत भारी संख्या में बच्चे स्कूल आने लगे, अपना नाम लिखवाने लगे. और जो बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे थे, जो ड्रॉप आउट रेट था, वो भी कम हुआ. अब कम बच्चे स्कूल छोड़ के जाने लगे. ठीक है. क्योंकि अब स्कूल में उनको खाना मिल रहा था, तो इस वजह से वो ज़्यादातर स्कूल आ रहे थे और स्कूल बीच में छोड़ भी नहीं रहे थे. ठीक है. MDMS has been shown to reduce the gender gap in education by boosting female attendance. और ये जो मिड डे मील स्कीम है, इसकी वजह से जो जेंडर गैप है एजुकेशन में, वो भी थोड़ा सा कम हुआ. ठीक है. फीमेल भी आई स्कूल में, फीमेल अटेंडेंस भी बढ़ा. ठीक है. In our country, we face the dual problem of undernutrition as well as overnutrition. तो हमारी कंट्री में ड्यूअल प्रॉब्लम है, मतलब हमारे यहाँ अंडर न्यूट्रिशन भी है, साथ ही साथ ओवर न्यूट्रिशन भी है. सो इफ़ वी कंटिन्यू टू स्प्रेड द बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी न्यूट्रिशन, इट विल हैव एन इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन. तो अगर हम लोगों को बताते रहें, या अपनी फैमिली में ही अपने घर पे जो बच्चे हैं उनको ही सिखाते रहें कि हेल्दी न्यूट्रिशन से क्या फ़ायदे होंगे, तो इसका असर अच्छा पड़ सकता है. हो सकता है हम ये जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इनसे लड़ पाएँ, इनको सॉल्व कर पाएँ. ठीक है. Besides, school health programs providing free health checks and treatment will increase overall well-being of children. इसके अलावा जो स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, अगर वो फ्री हेल्थ चेक्स करवाते हैं, फ्री हेल्थ चेकअप होता है, फ्री हेल्थ ट्रीटमेंट दी जाती है, तो इससे भी जो
वेलबींग है बच्चों की वो इंक्रीज होंगी, बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन रिक्वायर्स कंसर्न केयर एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो अगर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हमको चाहिए तो उनको केयर भी देनी है और साथ ही साथ उनको क्वालिटी एजुकेशन भी देनी है, उनको अच्छी एजुकेशन भी देनी है। दिस इज़ वॉट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बच्चे को केयर दी जा सकती है, कैसे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दी जा सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ की टर्म्स दिए गए हैं और उनकी मीनिंग दी गई है जो कि ऑलरेडी चैप्टर में बताई जा चुकी है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।